मैक्सिमम रिकॉर्डिंग करते हैं। एक थोड़ा सा सेटअप करा के इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। एट पोजीशन ओ, ठीक है, यहाँ पर पोजीशन ओ पर देयर इज नो फोर्स और नो स्पीड एट फर्स्ट, जब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। अब हम यहाँ पर लेकर गए, ठीक है, तो यहाँ से हमने जब रिलीज किया तो क्या हुआ कि इसकी स्पीड इंक्रीज होती गई। यहाँ पर इसकी स्पीड 0 थी जब हमने इसको होल्ड किया हुआ था। जब हमने इसको रिलीज किया तो इसकी फोर्स, इसकी स्पीड बढ़ती गई। ठीक है, इसकी स्पीड इंक्रीज होती गई अनटिल ये ओ तक या ओरिजिन तक पहुंचा। अब ओरिजिन पर आकर या इसकी मीन पोजीशन पर आकर इसकी बहुत ज्यादा स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, स्पीड मैक्सिमम होने का ये मतलब है कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। जब वेलोसिटी और मास की बात की जाती है तो मोमेंटम की भी बात होती है। ठीक है, T इक्वल टू एम भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मोमेंटम किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर। अब वेलोसिटी और मास जब अवेलेबल हो यहाँ पर, इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर कोई ना कोई मोमेंटम होगा। उस मोमेंटम को रोकने के लिए कुछ भी नहीं हमारे पास। मोमेंटम को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चढ़ाई है, जो ये अप हिल मूवमेंट है इसकी होनी है। तो ये यूं जाता जाएगा तो इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, राइट। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब जाएगा तो इसकी अब यहाँ से मैक्सिमम स्पीड से यहाँ तक जाते जाते, ठीक है, मैं अगर इसका कलर चेंज कर दूँ, अगर यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक अगर ये अप हिल जा रही है इस पोजीशन, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि अप हिल जा रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट करती है और इसकी स्पीड अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो क्या होगा कि इसकी ग्रेविटी तो चले कम नहीं होती, वेलोसिटी ही कम होगी या स्पीड उसकी कम होती जाएगी अप अनटिल दिस पोजीशन। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पर इसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जाकर फिर से वही वाला सिनेरियो आ जाएगा कि एट पोजीशन भी क्या होगा, द बॉल स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए बॉल रुकेगी, फिर उसके बाद दोबारा से और इस साइड में इसकी मूवमेंट होगी, यस, टुवर्ड्स दिस ओरिजिन अगेन। अब यहाँ इसकी मीन पोजीशन की तरफ दोबारा से इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब फिर से वही बात होगी कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब व गरीब लिखा जाएगा। ठीक है, ये इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगी वीडियो। तो अगर आपको अभी क्लियर सही नज़र नहीं आ रहा तो कम से कम आप अपना लेक्चर सुन लें और बुक्स आप अपने सामने खोल लें। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है। इसी तरह यही चलता रहेगा। मैं दोबारा से आपको रिकैप करा दूँ कि at origin या at mean position the ball is at rest when there is no force is applied. Now if we apply some force on this mass and take it to the position A, right, then there is potential energy developed in this body, this body. Now if we gently release the body, it will accelerate towards the origin. It will keep accelerating until origin या फिर mean position. Then there is the maximum velocity at its mean position, because due to its extreme position from here to here, there is a highest acceleration in this body, right? Because of this highest energy and highest momentum in this body, it will keep on moving until the point B. ठीक है जी, it will keep on moving until position B. At position B, the ball will stop for a while, then it will move again to its origin and so forth. तो ये देख रहे हैं आप 2 and 4 मोशन चल रही है।
फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, तो ये कंप्लीट रोटेशन हो रही है। अब ओरिजिन को ये बार बार टच करता हुआ जा रहा है, अगर ए पे पहुंच गया तो इसने टूवर्ड्स ओरिजिन ही जाना है, अगर वो बी तक पहुंच गया फिर भी इसने ओरिजिन की तरफ जाना है या फिर मीन पोजीशन की तरफ जाना है। तो ये होती है सिंपल बेसिकली डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी हम सिंपल पेंडुलम की पढ़ेंगे डेफिनेशन, हम पढ़ चुके हैं वैसे सिंपल हार्मोनिक, अभी उसकी थर्ड एग्जांपल हमने देखनी है। तो व्हाट इज मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले तो ये समझें कि व्हाट इज अ पेंडुलम। अ पेंडुलम इज अ mass attached to a string बेसिकली, ठीक है। बहुत सारी क्लॉक्स हैं जो आपने देखी हुई होंगी क्लॉक शॉप्स के अंदर, जिसमें एक पेंडुलम लगा होता है उसकी क्लॉक के नीचे जो 2 and 4 मूव कर रहा है लेफ्ट एंड राइट विद इन 1 सेकेंड, ठीक है जी। वो बेसिकली यही चीज होती है जो मैं आपको अभी ये शो करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें इसमें बेसिकली ये वाली 2 लाइंस आप बेशक छोड़ दीजिए, मैं इसको बता देता हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आप बेशक भूल जाए। अब बेसिकली आप फोकस किस चीज़ पे करना है अभी, इस चीज़ पे। अब देखें क्या है कि यहाँ पर आपके पास एक रिजिड बॉडी है जो कि अनमूवेबल नॉन मूवेबल है, उसके साथ एक स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है। स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर अभी एक हमारे पास सर्कल है, यहाँ पर मैस है, ठीक हो गया। ये मैस है, ये स्ट्रिंग है, और ये यहाँ पर आपका रिजिड बॉडी है जो कि हिलने वाला नहीं है, छत के साथ आपने लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर इस मैस को मैं उठाकर इस पोजीशन पर लेकर आता हूँ ऑन टू द राइट साइड, तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर वही सी बात कि यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं इसके ऊपर अप्लाई हो रही, राइट। यहाँ पर इसके ऊपर कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रही। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, इसको मैं इस पोजीशन पे ले गया, लेट्स से दिस पोजीशन इज कॉल्ड ए, देन ये कहाँ पर पहुंच जाएगी, यहाँ तक पहुंच गई मैच, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी शो हो रही है आपको, जो मैं आपको यहाँ पर शो करा के बता रहा हूँ कि बॉल यहाँ से उठाई मैंने, इधर तक लेकर चला गया, अब यहाँ पर इसकी फिर से वही बात कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब मैं रिलीज करूंगा तो कहाँ पर इसकी मूवमेंट होगी, टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन या पर टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन। अब इस पोजीशन को मैं वो कह देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज होती है, जहाँ पर इसकी फोर्स में जहाँ तक अप्लाई करके जिस पोजीशन तक लेकर जाता हूँ मैं उनको कहता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। जो मैक्सिमम ओरिजिन से दूर होती है वैल्यू, मैक्सिमम जितनी दूर होती है उसको मैं कह देता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन, और जहाँ पर उसकी डायरेक्शन होती है सारी मूवमेंट की वो होती है मीन पोजीशन। जिस तरह ये वाली जो अगर आप देखें, ये दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, नाउ दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज के अंदर हम आते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इसकी रोप की लेंथ है, ये रोप होगा, धागा होगा, डोर होगी, कुछ भी होगा, ठीक है। उसकी रोप की लेंथ हम डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल एल से, ठीक है जी। स्मॉल एल से हमने डिनोट किया उसकी लेंथ को, उसके मैस को हमने डिपेंड करना है स्मॉल एम से जो कि यूनिवर्सल है, मैस इज एम ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। अब इस मैस का कोई ना कोई वेट होगा जिसको हम W इज इक्वल टू mg के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैस डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, टेंशन इन अ स्ट्रिंग आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि व्हेन देयर इज अ टेंशन इन अ स्ट्रिंग देयर इट कैंसल्स आउट द वेट, देन देयर इज नो मूवमेंट इन अ बॉडी, ठीक है। जब मूवमेंट नहीं होती ना अपवर्ड्स ना ही डाउनवर्ड, तो देयर इज net force it is equal to 0, it means that the weight is equal to the tension applied to a string, ठीक है। तो ये टेंशन इन स्ट्रिंग अपवर्ड्स, ये देख रहे हैं यहाँ पर अपवर्ड्स मोशन है इसकी, फोर्स इसकी अपवर्ड है, वेट की फोर्स डाउनवर्ड है। अच्छा, ये एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर तक समझाता हूँ, ठीक है। ये आपने इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये आपको मैं अभी थोड़ी देर तक समझाता हूँ, क्योंकि ये कॉपीज पे आपने करना साथ साथ, ठीक है। आपने ज़्यादा मेरी तरफ ध्यान देना है, आवाज़ की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आप देख कितना नहीं समझेंगे जितना आप सुन के समझेंगे, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट, ऑन टू द नेक्स्ट, लेट्स सी। अभी वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो मैंने इधर लिख दिया सारा, कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब। बॉब को मतलब एक बॉल होती है छोटी सी, या फिर कोई भी एक फ्रेम होगा, मेटल फ्रेम है, किसी भी मटेरियल का फ्रेम है, ठीक है, विच हैज़ अ मैस m, ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, इवन कोई पत्थर ढूंढ के आप धागे के साथ लगा दे, दैट विल आल्सो एक्ट एज अ पेंडुलम, ठीक है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग L। अब हम इसको, ये यहाँ पर अभी हमने इधर बुक्स में तो आपके नहीं लिखा, लेकिन बेसिकली होता ही है कि हम कहते हैं कि जो स्ट्रिंग हमारे पास है या धागा है जिसके साथ हमने मैस लगाया हुआ है, उसका कोई मैस नहीं है। बेसिकली उसका कहने का ये मतलब होता है, लाइट स्ट्रिंग का यही मतलब है कि उसका कोई खुद का मैस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉब का मैस है, और उसके ऊपर ग्रेविटी का एक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। एक साइड पर फिक्स होती है, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा था कि ये स्ट्रिंग एक साइड पर फिक्स है, दूसरी साइड पर उसका मैस अटैच्ड है, जो कि दैट कैन मूव फ्रीली अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। अब फिर से वही बात, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो टू एंड फ्रो मोशन, अब इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन हो कैसे सकती है? वही बात, स्टेप वन, अगर हम इसको मैस को उठाकर पोजीशन ए तक लेकर जाते हैं, मैस को उठाकर ये इधर से फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, हमने इसको क्या किया कि अपने हाथों से कोई ना कोई फोर्स लगाई और पोजीशन ए तक इसको खींच कर लेकर चले गए, ठीक है। देन देयर इज अ फोर्स, राइट, फोर्स हमने अप्लाई की है, ठीक है। अब देखें ये वाला जो है mg वेट, वेट तो टेंशन के साथ कैंसिल हो ही रहा है, ये दिस mg इज ऑलवेज कैंसिलिंग थ्रू टेंशन। अब ये ना ऊपर जा रहा नहीं नीचे जा रहा, सीधी सी बात है। लेकिन अब देखें ये जब हम इसको उधर उठा के लेके जाते हैं तो mg sin थीटा 0 है, क्योंकि हमने फोर्स लगाई हुई है। फोर्स हमने किस साइड पे लगाई है? इसके 180 डिग्रीज पे, ठीक है। 180 डिग्रीज का मतलब ये है कि इन लाइन लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। ये थोड़ी समझने वाली बात है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ इधर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैस है आपके इस तरफ, ठीक है, तो अगर आप फोर्स यूं लगाते हैं, ठीक है, तो इसकी मूवमेंट भी इधर ही हो रही है। ऐसी बात है, फोर्स लगाई है आपने और उसकी मोशन भी इधर ही हुई है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है। तो जिसकी वजह से हमने क्या बात बताई कि यहाँ पर आपने देखा है कि एम जी साइन 0, यानी कि इस वाली डायरेक्शन के अंदर कोई इसकी मूवमेंट नहीं होगी। हमने हमेशा यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने फोर्स लगाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स मूवमेंट नहीं है। सारी की सारी कहाँ पर एनर्जी स्टोर है? एम जी कॉस थीटा में। एम जी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। अभी ये मैं आपको इलिस्ट्रेशन दिखाता हूँ थोड़ी देर तक। एक है बेसिकली, अभी आप इसकी जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो आप समझ लें खाली, कि अगर मैं मैस को ओरिजिन से या इसकी मीन पोजीशन से उठाकर एट पॉइंट ए लेकर आ जाता हूँ, इफ आई मूव द बॉडी फ्रॉम ओरिजिन या मीन पोजीशन टू इट्स पोजीशन ए और एक्सट्रीम पोजीशन, there is a maximum kinetic potential energy stored in a body. Now if I release the bob from my hand, अगर मैं वहीं से उसको रिलीज करता हूँ तो वो क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर थी बॉडी, यहाँ से रिलीज हुई, तो मूवमेंट इसकी कहाँ पर होगी? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टूवर्ड्स दिस मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन तक पहुँच गया यहाँ तक, तो यहाँ पर इसकी मोशन या इसकी जो स्पीड है या मोमेंटम वो मैक्सिमम है। अब वो उसकी मैक्सिमम स्पीड की वजह से क्या करेगा कि वो इस पॉइंट को क्रॉस करता हुआ पोजीशन बी तक चला जाएगा, इस पोजीशन तक चला जाएगा, ठीक है। अब इस पोजीशन तक चला गया, तो अब ओ पे उसकी मैक्सिमम पोजीशन थी, ओ से जाते जाते टुवर्ड्स बी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, ठीक है। वेलोसिटी उसकी या स्पीड उसकी डिक्रीज होती गई या डिसेलरेट होता गया। अब डिसेलरेशन से क्या हुआ? अगर बी तक जाते जाते उसकी स्पीड 0 हो गई, बी पे वो थोड़ी देर आके रुक गया, ठीक है, फॉर अ वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम, वो थोड़े टाइम के लिए रुका और फिर उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले इस डायरेक्शन में मूवमेंट थी, वहां पर आके वेलोसिटी 0 हुई उस पोजीशन पे, फिर वहां से दोबारा उसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, या फिर उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, और दोबारा उसने मीन पोजीशन की तरफ स्पीड स्टार्ट कर दी अपनी इंक्रीज करना,
स्पीड इंक्रीज होते होते फिर से ओरिजिन तक पहुंचेगा, ओरिजिन पे आगे उसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, फिर वो अपनी पोजीशन को ओवरकम करते हुए पोजीशन ए तक जाएगा, फिर उसके बाद सो एंड सो फोर्थ इस पोजीशन में टू एंड फोर्थ मोशन चलती जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि इट इज नॉट दैट मच हार्ड। अच्छा, अभी मैं आपको एक छोटी सी एक टेक्निकल चीज बताने लगा हूँ, ठीक है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर न्यू कमर्स टू अंडरस्टैंड, बट यू ट्राई। देखें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ अ वेट। जिस तरह मैंने आपको बताया अभी कि weight and tension cancels each other because they are action and reaction forces, reactionary forces and actionary forces। ठीक है, हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट, सो दीज फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, बट द कंपोनेंट ऑफ अ वेट, अब देखिए कंपोनेंट्स, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। इस तरह मैं अभी आपको बताता हूँ, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंशाल्लाह एंड पे क्लास के मैं आपको बताऊँ। इसके एक तो कंपोनेंट ये mg, mg इज अ रिजल्टेंट फोर्स। हमने पढ़ी थी कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जब हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने पढ़े थे कि जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं तो एंड में उसका रिजल्टेंट वेक्टर कोई ना कोई आता है। उसका रिजल्टेंट वेक्टर mg है, उसकी दो साइड्स हैं, एक को हम कहते हैं mg sin थीटा, एक को कहते हैं mg cos थीटा। ये कहाँ से आया, ये आपको मैं इंशाल्लाह इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है जी, अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि वेट का एक कंपोनेंट है cos थीटा। यहाँ पर फोर्स हमने एक्ट की, जब हमने इधर फोर्स एक्ट किया तो mg sin थीटा के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही, तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखें, अब mg sin थीटा इज बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स। जिस तरह अभी यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर भी आ रहा है, अगर नहीं नजर आ रहा तो आपको रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, नहीं तो बुक्स खोल लें, पेज नंबर 4 पे ही है। दिस mg sin थीटा which is basically written here, this acts as a restoring force directed towards this mean position। हमेशा restoring force mean position की ही तरफ होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये इसके दो कंपोनेंट्स अगर आपको समझ आ गए हैं तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वही सारी की सारी बात मैंने लिखी हुई है इधर ही, कि पोजीशन ओ पे क्या होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसकी इनर्शिया की वजह से वो अपनी जो प्लेस उसको ओवरकम करके एक्सट्रीम पोजीशन बी तक चला जाता है। फिर बी पे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वो बॉल स्टॉप हो जाती है, फिर वहां से दोबारा के ओ की तरफ उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, अब देखें, mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, ये हमेशा कहाँ पर एक्ट करेगी, टुवर्ड्स दिस मीन पोजीशन। अब देखें, अगर हमने तो एक साइड की भी बात की है, राइट साइड की। ठीक है, mg sin थीटा यहाँ पर है, अगर वो बी पे पहुंच जाता तो mg sin थीटा की डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगी, mg sin थीटा की डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे हो जाएगा, अगर बॉल इस साइड पे, अगर इस साइड पे तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, हमेशा ओरिजिन की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन हुआ करेगा। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गई। अब देखिए, अभी मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ। हमारे पास क्लास का टाइम टोटल 6 मिनट 7 मिनट रह गए, हमने आपको क्वेश्चन भी लेने। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह आपको कल से, जो नेक्स्ट क्लास है वेडनेसडे को, ये दोबारा से हम रिपीट भी करेंगे। क्वेश्चन जितने भी है इंशाल्लाह वो उस टाइम भी ले लेंगे, कुछ आज क्वेश्चन मैं एंटरटेन कर दूँगा। अब देखें, हमने 9th क्लास के अंदर ये बिल्कुल उसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैंने, आई होप ये आपको याद होगा कि अगर वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, then there is a base attached to a right angle, perpendicular attached to a triangle, but opposite to the what you call it, the right angle, there is a hypotenuse। ठीक है, अब देखिए, sin थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan थीटा। ये सिंपल सी बात है, इसके ऊपर मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये पर हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, mass, there is a mass attached to a string। ठीक है, this downward force is weight। Now there is a component of mg cos theta, mg sin theta, and this component is called mg cos theta।
अब ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है पूरा, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स mg, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये आपकी क्या बन रही है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर को मैं इधर ही देखूं, ठीक है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसी बात है क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, अगर परपेंडिकुलर को मैं इधर ही रख राइट साइड पे रखूं, हाइपोटेन्यूज को मैं इधर डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। मैथ्स में आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन ज़्यादा इतने डीप में नहीं जाएंगे। परपेंडिकुलर को इधर ही रखा, साइन थीटा उधर उसके साथ हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर, एम जी, ठीक है जी। तो साइन थीटा के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, एम जी। इट मीन्स दैट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दैट इज द केस हियर, ठीक है जी। इसका जो परपेंडिकुलर है उसकी क्या वैल्यू है, एम जी साइन थीटा। एग्जैक्टली सेम वही बात है। कॉस थीटा के क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बेस को धीरे रहने दूं, हाइपोटेन्यूज कॉस के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज की यहाँ पर वैल्यू क्या है, एम जी, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देख लें, बेस की क्या वैल्यू होगी, एम जी कॉस थीटा। दैट इज वाई ये वाली दो वैल्यूज आपको यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप क्लियर है। चलो मैं ये क्लियर कर दूँ ड्राइंग्स, ठीक है। तो यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई कि हमेशा एक्सेलरेशन आपकी टुवर्ड्स ओरिजिन या मीन पोजीशन होती है, एंड दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर उसकी ओरिजिन की तरफ मोशन या उसकी एक्सेलरेशन नहीं है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। अगर उसकी डायरेक्शन, आखिरी स्लाइड है, अगर उसकी डायरेक्शन उसकी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, तो दैट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, ये अभी इसकी डेफिनेशन मैं आपको सुना रहा हूँ। आई होप आपने वो नोट किया होगा, अगर नोट नहीं किया तो ये आपको पीडीएफ फाइल में पूरी की पूरी स्लाइड्स मिल जाएंगी कि simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from mean position। यानी कि उसकी जो फोर्स या ये जो भी है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इस मीन पोजीशन। जो हमने एक्सट्रीम पोजीशन बॉब को उठाकर हम ए तक लेकर चले गए थे, उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और उसका जो हमेशा डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की ही तरफ होगी, तब जाके वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन शो करेगा, ठीक है। अब ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, ठीक है। अभी ये ना हम, ये जो चीज़ है इसको हम कंप्लीटली कंप्लीटली डेप्थ के अंदर हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, लेकिन ये अभी आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आप कॉपीज के अंदर लिख लें, ठीक है। और अभी आप जितने भी क्वेश्चन वगैरह है वो आप मेरे से कर सकते हैं। वैसे इस मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये इंशाल्लाह हम कल इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया आगे ये कैसे होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर लीजिए, चैट के अंदर आप कर लें सीधा सीधा, ठीक है। बिल्कुल आप उसका स्लाइड नंबर या कोई भी टॉपिक नेम बता दें आप, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 मिनट है। टू एंड फ्रो मोशन देखें आप, जिस तरह झूले की बात करते हैं, या जिस तरह वो क्या कहते हैं ना, बेसिकली स्कूलों में लगे होते हैं झूले, क्या बोलते हैं, मैं उसका क्या नाम बताऊँ, उर्दू में तो उसका मुझे नाम नहीं पता, ठीक है। वो जो झूले बेसिकली आप जब एक सीट लगी होती है ऊपर, दो चेन के साथ लगी हुई होती है, ठीक है, अक्सर गली में भी आया करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली उसके अंदर, हाँ स्विंग, गुड। तो वो स्विंग बेसिकली आपको टू एंड फ्रो मोशन की एग्जांपल देता है कि आप देखें, आप पीछे की तरफ अपने आप को धक्का देते हैं, तो जब आप रिलीज करते हैं अपने पाँव को, जमीन से उठाते हैं, तो आप हमेशा अपनी ही जगह पर कोशिश करते हैं कि वो वहीं पर आए। अगर आप फोर्स लगाना बंद कर देंगे, ठीक है, अब जब फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो थोड़ी देर बाद आप झूला झूल झूल कर आप बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएंगे। ऐसी ही बात है, बिल्कुल वही चीज है। टू एंड फ्रो मोशन की एग्जांपल वही है, बॉल एंड बॉल सिस्टम की भी वही एग्जांपल है, पेंडुलम की भी वही एग्जांपल है, स्प्रिंग की भी वही एग्जांपल है। बेसिकली जो प्रिंसिपल है इनके पीछे, ठीक है, इन इन सब टेक्निकल चीज़ों के पीछे जितनी भी प्रिंसिपल है, बेसिकली यही प्रिंसिपल है, इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बोलते हैं।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नहीं, फुल लेक्चर्स आपने कॉपी पर करने नहीं करने। जो अभी मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बताया, वो आप नीट कॉपीज पे कर लेंगे। ठीक है, जो मैथमेटिकल टर्म है ना, वो आपने करना है। ठीक है जी। अच्छा, बॉल एंड बॉल सिस्टम फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। अच्छा, बॉल एंड बॉल। अब आप कह रहे हैं ओ टू ए नहीं आपको समझ आया। अब देखें वही बात सीधी सी कि भाई एक डूंगी ले लें आप, जिस तरह घर में होती है, ठीक है, उसमें आप बॉल रख लें, ठीक है, वो बिल्कुल बीच में सेंटर में उसकी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वो बॉल उठा अगर आप उसके बिल्कुल कोने पे या कॉर्नर पे ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो तो चलो आपने हाथ से पकड़ा, वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आप यूं ही रिलीज करेंगे तो वो दोबारा से कोशिश करेगी कि वो अपने ओरिजिन पे या जिधर रुकी हुई थी शुरू में वहीं पर जाए। लेकिन क्या होगा कि वो जहां पर रुकी हुई थी वहां तक पहुंचेगी, लेकिन वहां उस पॉइंट को भी क्रॉस करते हुए आगे चली जाएगी, राइट। जिस तरह आप झूले की बात करते हैं, स्विंग की बात करते हैं, तो उसमें भी यही बात है कि जब आप एक्सट्रीम मीन पोजीशन तक पहुंचते हैं तो वहां से आपकी स्पीड इतनी ज्यादा हुई होती है कि वहां से आप उसको उस पॉइंट को क्रॉस करते हुए सेकंड पॉइंट तक चले जाते हैं, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन तक चले जाते हैं, सो एंड सो फोर्थ। बेसिकली यही काम हो रहा है इधर भी कि ओरिजिन से मैं ए तक लेकर चला गया, तो वहां से मैंने रिलीज किया तो वो इसके ओरिजिन की तरफ ही मूवमेंट इसकी होगी हमेशा। अच्छा, एम जी साइन थीटा, ये हम इसको इंशाल्लाह कल ज़्यादा डिटेल में करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम 1 मिनट रह गया। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म मैंने अभी कोई नहीं समझाई मैंने, तो ये कल ही करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ वेट, ये भी मैं इंशाल्लाह कल ही बताऊँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल नहीं रहा। टाइम 1 मिनट है और अभी ख़त्म हो जाएगा और आपका क्वेश्चन ज़्यादा रह जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह परसों हम इसको लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इसी इसी को हम स्टार्ट करेंगे बीच में से ही। जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह आप लिख लें अपने पास, और इसके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता जाऊँगा। तो टेक केयर, और बड़ी बात है कि इस दफ़ा क्लास भी अच्छी आई है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग ध्यान देते हैं। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।